बढ़ते हैं बच्चों, आज है ना फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि आपको फर्स्ट लेक्चर हम जैसा कि बोले थे कि अगर हम लोग ये सेक्शन उठाते हैं ना तो एकदम स्टार्टिंग से लेकर के है ना जेई मेन लेवल तक चलेंगे, जेई एडवांस लेवल तक चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे और बताएंगे कि ठीक है कितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं और कितने क्वेश्चन इजी होता है, बहुत इजी होता है। जस्ट लाइक टेंथ में जैसा होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ लिए तो काम बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो वर्ड का हम बार बार नाम लेने वाले होंगे, बार बार जरूरत पड़ने वाला होगा, उन सभी वर्ड्स को एक बार याद कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग ना डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ऑल राइट, किसी भी तरह का डेटा, चाहे किसी स्टूडेंट का मार्क्स का डेटा हो या फिर किसी क्रिकेटर के अलग अलग मैच के कितने रन बनाए उसका डेटा हो, या किसी भी चीज का डेटा हो। तो द वर्ड डेटा मीन्स अ सेट ऑफ अ गिवन फैक्ट इन अ न्यूमेरिकल फिगर। सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन बच्चों, है ना। ऐसा फैक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे डे टू डे लाइफ के, है ना, इस डेटा का। इसी डेटा का हम लोग ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखने वाले हैं, किसी भी डेटा का, है ना। चाहे वो डेटा किसी का हाइट का हो सकता है, किसी के खाने का हो सकता है, किसी के पढ़ने का हो सकता है, किसी के सब्जेक्ट के मार्क्स का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है ना। तो फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है डेटा का, डेटा में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि हम लोग कोई आदमी कितना ईमानदार है, कोई आदमी कितना गरीब है ना, इसको हम लोग डेटा के तौर में मेजर नहीं कर सकते कि आप 1 यूनिट ईमानदार है या आप 2 यूनिट ईमानदार है या 10 यूनिट ईमानदार है। फिर भी आजकल के गेम वगैरह में देखोगे कि आप उसको ना एक नंबर दे देता है कि आप 1 से 10 तक में नंबर देना चाहते हो, कितने नंबर, तो वो नंबर अलग बात हो जाता है, बट उसको डेटा के तौर पे हम लोग नहीं देखते। डेटा जो होता है वो फैक्ट्स होता है, जो कि सिंगल ऑब्जर्वेशन से हम लोग किसी सिंगल ऑब्जर्वेशन को डेटा नहीं कह सकते, है ना। डेटा बहुत सारी चीजों को मिलाकर। तो लास्ट वाला जो लाइन है, डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम अ डिफाइंड पर्पस मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस। तो जरूरी नहीं कि अगर एक चीजों के लिए डिफाइंड है तो दूसरे के लिए भी डिफाइंड होगा। तो ये कुछ कुछ बेसिक बात है। दो प्रकार का डेटा बच्चों, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है वो खुद से इन्वेस्टिगेट किया जाता है ना। एक डिफाइंड प्लान इन माइंड आर नोन एज प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो होता है, जो समवन किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के इन्वेस्टिगेशन के द्वारा दिया जाता है, उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं। बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंपल टर्म्स हैं, लिख के भी देने हैं तो आपको काम बन जाएगा। मेन बातों पे आएंगे। वेरिएबल बचपन से जानते हैं कि क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू जिसको हम लोग ने, उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में सर्वे के लिए गए तो हाइट का डेटा, है ना, तो हम लोग जैसे कि हाइट हो गया, एज हो गया, वेट हो गया किसी बच्चे का किसी क्लास में, है ना, ये सब हमारा हाइट, वेट, एज, ये सब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। मैन टू मैन चेंज करेगा, मैन टू मैन बदलेगा, समझ रहे हैं। इफ वी डिनोट, अगर हम लोग इसको एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा वो हाइट ऑफ पीपुल्स होगा, वाई जो होगा वह हमें एज के बारे में बताएगा, और जेड जो होगा वह हमें वेट के बारे में बताएगा। और ये वेरिएबल्स इसीलिए कहलाएगा क्योंकि हर मैन टू मैन चेंज करेगा, किसी दूसरे का कुछ और होगा, किसी दूसरे का कुछ और होगा। तो ये सब कुछ फंडामेंटल चीज है। उसके बाद दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल बच्चों। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जैसे कि वेजेस हो गए वर्कर के किसी फैक्ट्री में, हाइट हो गए किसी बच्चे के क्लास में, वेट हो गए किसी पर्सन के ग्रुप में, है ना। डिसकंटिन्यूअस को ही डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा वेरिएबल जो कैन नॉट पॉसिबल बिटवीन, कैन नॉट पॉसिबल वैल्यू बिटवीन टू गिवन वैल्यू इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन अ फैमिली, ये हमारा कैसा वेरिएबल हो गया, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल जिसको हम लोग कहेंगे। नंबर ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री, सच वेरिएबल कैन नॉट टेक वैल्यू बिटवीन 1 2 एंड 3। तो सिंपल सिंपल बात है, छोटी छोटी बात है। रेंज क्या होता है एक बार देख लेना, है ना। वेरिएंट क्या होता है बच्चों, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी, कोई चीज कितना बार आ रहा है, कोई चीज कितना बार आ रहा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता है, छोटी छोटी बात, है ना।
उसके बाद दो प्रकार का डेटा होता है, एक रॉ डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है, एक ग्रुप डेटा होता है। ऐसे करके किसी बच्चे को उठा दिए, बताओ तुम्हारा है ना कितना मार्क्स आया, तो एक 25 बोला, एक 8 बोला, एक 37। इसी को अगर हम लोग ग्रुप में बना दे, समझ रहे हैं कि भाई 25 आने वाले कितने बच्चे हैं, तो फिर ये ग्रुप वाला डेटा हम लोगों को टैली मार्क, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 5-6 से, टैली मार्क में कन्वर्ट हो करके वो डेटा एक स्टैंडर्ड डेटा बन जाता है, जिससे कि हम लोग उसके सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं, लाइक मीन को मेजर करते हैं, मीडियन को मेजर करते हैं, मोड को मेजर करते हैं, है ना, मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए डेटा ना रॉ और अनग्रुप नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेटा ग्रुप्ड होना चाहिए, अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। एक छोटे से ऐसे कोई कोई नंबर लिख दी, किसी को 25, किसी को 8, किसी को 30, ऐसे ही लिख दी, ये थोड़ा सा गंदा है एक तरफ। और इसी डेटा को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देंगे, तब बच्चों हम लोग जाकर के सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमारा मेजरमेंट का चीज सब है, वो है हमारा मीन, मीडियन, मोड, बचपन से पढ़ते आ रहे क्लास 9 से 8 से, है ना। तो बेसिकली हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं, है ना, दो टाइप का चीज, एक मैथमेटिकल एवरेज बच्चों, एक पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, हार्मोनिक मीन आ जाता है, और मीडियन आ जाता है, मोड आ जाता है। ये पांचों का पांचों चीज ना क्या है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बीच के चीजों को मेजर करने का। कभी अर्थमेटिक मीन की जरूरत पड़ती, कभी ज्योमेट्रिक मीन की, कभी हार्मोनिक मीन की। तो बच्चों ये ज्योमेट्रिक मीन ना नाम तो सुने होंगे, हार्मोनिक मीन ना नाम तो सुने होंगे, है ना, AM इज ग्रेटर देन GM इज ऑल्सो ग्रेटर देन HM। उसी प्रकार का ये चीज, वही चीज ये है ना। लेकिन इसको आप सीक्वेंस एंड सीरीज में देखे थे। अब हम लोग एग्जैक्टली ना किसी डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन सीखेंगे, हार्मोनिक मीन सीखेंगे, और पोजिशनल एवरेज में अगर हम लोग चले तो मीडियन भी सीखेंगे और मोड भी सीखेंगे। किसी भी डेटा का हो सकता है, चाहे वो अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, ग्रुप में लिखा हुआ हो, अच्छे से टेबल बना के दिया हो, या वैसे भी, है ना। तो हर एक चीज का आपको मतलब पता है, बचपन से जानते आ रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन बच्चों एवरेज, कि वो बच्चा 5 पूरी खाता है, वो बच्चा 10 पूरी खाता है, वो 8 पूरी खाता है। तो एवरेज खाने की पूरी क्या हुई, तो सबको ऐड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल फंडामेंटल जो चीज है वही होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। मीडियन, मीडियन का कहने का मतलब अगर आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेते हो और जो ठीक बीच में आता है उसको मीडियन कहते हैं। और मोड का मतलब कि जिसका अकरेंस ज्यादा बार हुआ, जो बार बार आया होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वो मोड हो गया। तो सबका बेसिक आपको पता होना चाहिए, है ना। किसी एक डेटा को अगर हम दें तो उसका आपको एवरेज पता होना चाहिए। लाइक मान के चलिए हम आपको ये डेटा दे दिए 2, 3, 4, 5, है ना, और 2, ये हम आपको एक डेटा दे दिए, किसी भी चीज का एक डेटा होगा। तो अगर आपको इसका मीन निकालना है तो बेसिक चीज पता होना चाहिए। तो मीन का मतलब यही हो गया ना कि सबको जोड़ दोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे, बचपन से जो सीखते आ रहे हो एवरेज, वही चीज है ये। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अलग अलग तरीके से जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। तो इस डेटा का बड़े आसानी से आप मीन निकाल सकते हो, है ना। और उसके बाद हम आपको बोले मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए आपको याद करना होगा कि डेटा को हम लोग अरेंज करते हैं सॉरी बच्चों, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अगर हम लोग इसको अरेंज करेंगे और ठीक बीच में जो आएगा, जैसे कि 2, 2, 3, 4, 5, ठीक बीच में जो आता है वो मीडियन कहलाता है। ये बेसिक ही पकड़ करके आगे बढ़ेंगे। और मोड क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा चीज जो बार बार आए, जैसे कि 2, 2 बार आया, इसका मतलब इस डेटा का मोड 2 हो गया। तो एक ही हम आपको डेटा दिए, इस डेटा का आप मीन भी समझ गए, मीडियन भी समझ गए, मोड भी समझ गए, और ये सब सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, इन सब पे आएंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे अच्छे से डिटेल। तो बच्चों बेसिक फंडा क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आपको ये भी पता है कि अगर ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो मीडियन बताना बड़ा आसान हो जाता है, बीच वाला। और अगर ऑब्जर्वेशन इवन हो तो मीडियन 2 होता है। मीडियन मतलब बीच में आने वाले 2 नंबर्स होते हैं, और उन दोनों नंबर अगर हमें मीडियन निकालना है तो फिर उन दोनों नंबर का हम लोग मीन निकालते हैं। ये सब बात तो बचपन से आता है। ऑलराइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ना अपने पॉइंट पे।
अर्थमेटिक मीन को जान रहे हो कि अगर हमें कोई अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों x1 x2 x3 डॉट 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 xn वैल्यू लाइक 1 2 3 ऐसे करके और उसका वेरिएंट जो है xi है, तो उसका अर्थमेटिक मीन जो है वह x डैश या x बार कहलाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे थे, मीन। इसी चीजों को कहते हैं मीन। और अब हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक मीन, क्योंकि मीन बच्चों 3 टाइप का, एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन। तो सिर्फ मीन बोल करके आप चीजों को गलत होने से बचा लेना, आप बोलना अर्थमेटिक मीन। ऑलराइट, क्योंकि मीन ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है, हार्मोनिक मीन भी हो सकता है। तो ये होता क्या है, सिंपल सी बात है, अभी अभी जो हम आपको बेसिक बात बता रहे थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देना, x1 x2 डॉट 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 xn, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतने से डिवाइड कर देना है। अब इसी जोड़ने के तरीके को हम लोग ऐसे मैथ्स में शॉर्ट्स में लिखते हैं, है ना, कि भैया समेशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक डिवाइडेड बाई n। तो यहां से हम लोगों को पता चल गया मीन का एक बड़ा ही बेहतरीन प्यारा सा फॉर्मूला। ऑलराइट, और इसमें भी अगर हम इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लाइक ये जो हमारे पास फॉर्मूला मिला है x डैश इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन पढ़िए xi वेयर i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक डिवाइडेड बाई n। और अगर आप इसी को बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू ना n x डैश होता है। सिंपल सी बात है। और हाँ, पता है i इज इक्वल टू 1 से लेकर के आप n तक जाओगे, पहले नंबर पर। दूसरा पॉइंट बचपन में पढ़ा हुआ है, थोड़ा फास्ट निकलेंगे। अगर हमारा डेटा कैसा हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो, लाइक x1 x2 x3 का फ्रीक्वेंसी दिया हो कि x1 जो है हमारा, x1 जो है वह f1 टाइम्स हुआ है, f1 बार आया है, x2 जो है वो f2 बार आया है, x3 जो है वह f3 टाइम्स आया है, और इस प्रकार से डॉट 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 करते हुए xn जो है वो fn टाइम्स में आया है। तो जब इस डेटा का आपको निकालना हो तो आप बच्चों एक अपने मन से बचपन में टेबल बढ़ाते थे ना, xi fi करके, तो x1 f1 हो जाएगा, x2 f2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते थे ना। अब ये आप फील तो कर पाते हैं ना, फील तो कर पाते हैं ना कि कैसे होता है। नहीं करते हैं तो बताना, हम एक एग्जांपल से दिखा देंगे कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। और उसके बाद अगर आपको मीन निकालना है तो यही समेशन ऑफ fi xi आप करते हो, और फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हो। ऑलराइट बच्चों, अगर आपका डेटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हो, ग्रुप में हो यानी कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो, क्लास मार्क हो और फ्रीक्वेंसी हो कि ये चीज इतना बार हो रहा है, ये चीज इतना बार हो रहा है, ये चीज इतना बार आ रहा है। 10 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, तो 10 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, तो आप 10 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 5 बार करोगे। इससे ज्यादा बेटर है 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके 50 बना दो और एक टेबल ही नया ऐड कर दो, है ना, बिल्कुल वही बात। x के जगह पे ऐसा किसी भी, हाँ ये बचपन से आ रहा है आपको, ऐसा किसी भी टेबल के जगह पे, लाइक हम यहाँ पे 2 रख दिए, तो भाई 2 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, तो आप 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 टाइम्स करोगे। उससे ज्यादा बेटर हो जाएगा कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और सारे फ्रीक्वेंसी और x वाले चीजों का प्रोडक्ट निकाल लोगे। सिंपल सी बात है ना। तो इस प्रकार से हमारा आपको ये भी मीन आता है, लेकिन एक बार दिखाना, एक बार बताना जरूरी था, और एक प्यारे से क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाना। जल्दी से बताइए इस डेटा का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। क्यों हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ मीन जान रहे थे क्लास 10th तक, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, आप देखो जानो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो बड़ा ही आसान है, बस कुछ ही सेकंड अगर हम ऐसे ही बात करते हैं या म्यूट रहते हैं तो आप बड़ा जल्दी आंसर बता दो कि ठीक है सर इस डेटा का मीन इतना आएगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत बन जाएगा बच्चों, हाँ या ना। बताइए आंसर। वेरी गुड। सबसे पहले अपने मन से एक और ऐड कर लोगे ना, XI FI वाला टेबल,
तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 66, ये हो गया 140, ये हो गया 340, और आपको मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दोगे, सिंपल सी बात है। और एफ आई एक्स आई वाला टेबल को आप ऐड करके यहाँ पे लिख लेना कितना आएगा। तो 20 हो गया 60, 140, अगर हम लोग सबको ऐड कर दे तो 200 और 340, और ये तो ओवरऑल बच्चों 606 आएगा। आया। और नीचे में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कितना आएगा, 14, 15, यस बिल्कुल सही जवाब प्रवीण, 45 आएगा। तो क्यों ना इसको इससे डिवाइड कर दें। अब ये अर्थमेटिक मीन डेसिमल में आ सकता है, नो प्रॉब्लम, इसको इससे कटेगा तो नहीं, डिवाइड ही करेंगे, डेसिमल में ही आएगा। हाँ वेरी गुड, 13.46 प्रवीर ने कैलकुलेट कर लिया, 466 बच्चों, दिस इज द योर अर्थमेटिक मीन। इजी, बचपन का ऐसा लगे 10th वाला ही पढ़ रहे हैं, है ना। यस। और उसके बाद भी बच्चों उसमें था आपका एक दो अलग अलग मेथड, जिसको हम लोग बोले थे एज्यूम्ड मीन मेथड, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में होता क्या था, एक बारी से हम आपको बता देते हैं, जरूरी है क्योंकि जब जेई प्रोफाइल के क्वेश्चन में आएंगे तो इन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों ये आपको क्लास मार्क एक्स आई देता था ना, वैसे क्लास इंटरवल देता था, लेकिन आप मिड पॉइंट निकाल करके डिवाइड करके घटा करके 2 से डिवाइड करके आप क्लास मार्क जान लेते थे, और फ्रीक्वेंसी आपको देता था, है ना। उसके बाद ना लाइक यहाँ पे मान के चलो इस प्रकार से x1 x2, बच्चा तरह से नहीं कि कोई नंबर दे देंगे, ऐसे ही x1 x2 x3 x4 दे दिया, डॉट 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 xn तक दे देगा, और इसका फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 डॉट 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 fn तक दे देगा। तो बच्चों आप ना क्या काम करोगे, इसी में से किसी एक को, है ना, इसी में से किसी एक को आप एज्यूम कर लोगे कि हमारा भाई ये मीन होगा, जो बीच में इन जनरल आता है। लाइक आप ना इसको एज्यूम कर लिए कि सर हमारा ये मीन हो गया, ओके स्मॉल ए लिखे हैं, तो ये हमारा मीन हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड ऑल्सो एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि आप पहले ही एज्यूम कर लिए कि हमारा मीन जो होगा ना वो ये x3 होगा, ठीक है। बट आपने जो एज्यूम करा है वो हो सकता है ना, या तो आपने ज्यादा एज्यूम कर लिया होगा या तो आपने कम एज्यूम कर लिया होगा। क्लियर है ये बात। तो जैसे ही आपने मीन एज्यूम्ड करा कि भाई हमारा ये एज्यूम्ड मीन है, तो आपका जो ओरिजिनल रियल मीन होगा वह तो एक्स डैश है, और आपने ए एज्यूम कर लिया है, तो बच्चों कुछ ना कुछ डेटा डेविएट हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, कुछ ना कुछ आगे पीछे डेटा हो जाएगा। तो उसके वजह से आपको फिर क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन के प्रोडक्ट का सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के सम को कर देना होगा। और अगर समझना, अगर आप इस डेटा को अगर मीन मान के चलिए 10 है और आपने 9 एज्यूम कर लिया, किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन बीच वाले को, ठीक बीच वाले को एज्यूम करने से यह फायदा होता है कि कैलकुलेशन इजी होता है। अगर आप मान के चलो कि रियल आंसर 10 था मीन, और आपने 9 एज्यूम कर लिया, यानी कि एक कम एज्यूम कर लिया, तो ये जो समेशन ऑफ एफ आई डी आई है डिवाइडेड बाई एफ आई डी आई, ये निगेटिव आएगा पक्का, और क्योंकि वो फिर घट करके 10 बन जाएगा। और अगर आपने, कहने का मतलब मीन 10 है और आपने अगर 11 एज्यूम कर लिया तो ये निगेटिव आएगा, उल्टा बोल दी। और अगर आपका रियल आंसर 10 है और आपने 8 एज्यूम कर लिया तो ये 2 आएगा इसका वैल्यू, तभी तो वो ऐड करके आ जाएगा। तो जैसे ही आपने डेविएशन पता किया
कि भाई एक तो जब बदलेगा डेटा, जब हम मीन एज्यूम करेंगे, तो आपको इसमें एक और टेबल ऐड करना होगा बच्चों, डेविएशन का। डी स्टैंड फॉर डेविएशन, है ना। और ये डेविएशन निकालना कैसे जाता है, तो ये डेविएशन बच्चों निकाला जाता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, जो आपने एज्यूम्ड मीन किया है ना। तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अपना अपना कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे कि इसके लिए अगर आप डेविएशन निकालोगे तो इसका x1 माइनस ए हो जाएगा, इसका x2 माइनस ए हो जाएगा, इसका x3 माइनस ए, और a से एक कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x3 बचेगा। फिर इसका x4 प्लस x4 माइनस ए। इस प्रकार से आप पूरा डेविएशन निकाल लोगे। और जैसे ही डेविएशन निकाल लोगे तो आपको ये याद रखना होगा कि हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और डेविएशन चाहिए, यानी कि FIDI वाला टेबल चाहिए। तो FIDI वाला आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। हम एक स्टैंडर्ड डेटा ले रहे हैं, चाहते तो कोई नंबर खेल लेते, लेकिन आप बात समझ लो, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी से, है ना। एक सेकेंड बच्चों, डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से ऐसे F1 F2 F3 X3, है ना, F3 X4 माइनस ए, और इन सब को अगर हम जोड़ देंगे ना तो ये हमारा कहलाएगा समेशन ऑफ FIDI। ऑलराइट, और ये वाला हमारा कहेगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को जोड़ देंगे, निकाल देंगे बड़े आसानी से। याद है, याद आया कैसे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से, जिसको शॉर्टकट मेथड कहेंगे, शॉर्ट मेथड कहेंगे, जब अच्छा सर ये जरूरी क्यों होता है, ये यूजफुल क्यों होता है, जब आपको बड़ा बड़ा नंबर मिले, x में बड़ा बड़ा नंबर हो, 10,000 5,000 ऐसे 4 डिजिट में चले, फ्रीक्वेंसी भी बहुत बड़ा हो, है ना, 400 500, तो उस समय ना आप मल्टीप्लाई करके x को और f को मल्टीप्लाई करके और बड़ा नंबर बना दो, और बड़ा नंबर को ऐड करने में आप समझ रहे हो कितना बड़ा दिक्कत हो। जब भी डेटा में बड़ा बड़ा नंबर आए तो हमें बच्चों एज्यूम्ड मीन का सहारा लेना चाहिए। एक बीच वाले चीजों को, बीच वाले कहने का मतलब ये जो डेटा दिए हैं ना, इस डेटा के ठीक बीच में जो आए उसको आप एज्यूम्ड कर लेना कि ये हमारा मीन है। और फिर आप इस मेथड से, इस मेथड की मदद से, जैसे कि इसमें देखो हमने बीच वाले को 11 को हमने मीन एज्यूम करा, लेकिन 11 ओरिजिनल मीन नहीं है, 11 से 2 बढ़ करके है, तो वो जो 2.4666 है वो इस प्रोडक्ट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और डेविएशन जो है उससे पता चल जाएगा कि वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। क्लियर है बात, छोटी सी है। जरा इसी अगर हम डेटा की बात करें और हम आपको सजेस्ट करें कि बच्चों प्लीज आप इसको ना एज्यूम्ड मीन से बनाना, तो आप बड़ा आराम से बना सकते हो, बहुत आसान होता है ये सब पढ़ना। फिर भी आपकी डिमांड थी, बच्चे बहुत बार तो खुद से भी पढ़ लेते। तो ये XI हो गया हमारा, ये FI हो गया। तो एज्यूम्ड मीन समझना, सबसे पहले तो ये 5 20 15 25 35 45 और 55 और उसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 12 18 27 20 17 और 6। तो सबसे पहले ना आप मीन एज्यूम कर लो, आपकी मर्जी। अगर आप चाहो कि सर हम 55 को एज्यूम करें तो कोई पाप कर दिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कहोगे सर हम बीच में लेना चाहते हैं 25 को, कोई बच्चा कहेगा सर हम 35 को, तो ओके नो प्रॉब्लम, 35 को भी लोगे तो वैसा ही कैलकुलेशन होगा, 25 को भी लोगे तो ऐसा ही कैलकुलेशन, आपको जो मन वो ले लो। हम बच्चों ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन 25 को, आप 35 को लिखो, देख बन जाएगा। तो जैसे ही आप एज्यूम्ड मीन कर लोगे तो आपको सबसे पहले डेविएशन निकालना हो, और डेविएशन मत भूलिएगा कि XI माइनस ए होता है। और ये डेविएशन कैसे निकालेंगे सर, XI माइनस ए, तो हमारा ए तो 25 है, तो ये देख लीजिए 5
-25 माइनस का 20 आ सकता है निगेटिव, नो प्रॉब्लम। और ये देख लीजिए ये माइनस का 10, ये देख लीजिए यहां ये 0 बच्चों, ये देख लीजिए तो यहां पे ये 5, सॉरी यहां पे ये 10, यहां पे ये 20, यहां पे ये 30, डेविएशन निकल गया। जैसे ही डेविएशन निकल जाए तो एफ आई डी आई निकाल लेना चाहिए ना। एफ आई डी आई सर कैसे, ये ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करके 240 हो गया, कैलकुलेशन इजी होगा। 180 हो गया, 0 हो गया यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 340 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया। अब जैसे ही आप ये निकाल लिए तो अब आपको निकालना चाहिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और वो इन सबको जोड़ कर। तो देखो ऐड करने में भी कितना मजा आएगा आपको। 180 से 180 कैंसिल हो गया, इसको इससे घटा दिए तो 40 आया, चलो इसको इससे ही घटा देते हैं तो 100 आया, और ऐड कर दिए तो 300। वेरी गुड प्रवीण। और बच्चों लगे हाथ, और फॉर्मूला भी नहीं भूलना है कि भैया मीन इज इक्वल टू ए प्लस, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हाँ सर हमारा ए 25, और जरा फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो गया कोई बताएगा जल्दी से। फ्रीक्वेंसी का सम 100, बहुत बढ़िया, बुक का क्वेश्चन है तो बच्चों एक परफेक्ट नंबर ही आएगा, बहुत बढ़िया। अब आप फील करो, बच्चे लोग ना 10th में जब पढ़ते हैं ना उनको फील नहीं होता है कि ये आसान मेथड है, एक्चुअल में ये आसान है, बस थोड़ा लिखना पड़ रहा है, बट कैलकुलेशन वाइज आसान है ये, है ना बच्चों, मानो या ना मानो। तो आप क्या करोगे फिर, इसको 300 अपॉन का 100 और इसको काट दोगे तो ये 3 हो गया, तो हमारा मीन इज इक्वल टू 25 प्लस 3 यानी कि 28। यानी कि बच्चों हमने जो एज्यूम करा था पहले ही, है ना, हमने एज्यूम करा था मीन इज इक्वल टू 25। अब आपको पता चला कि यस सर हमने जो एज्यूम करा था वो गलत था, गलत तो था ही था, एज्यूम किया हुआ है, लेकिन कम हमने एज्यूम किया। एक्चुअल आंसर 28 था, 3 ज्यादा था। अगर आप 35 एज्यूम्ड मीन करते तो आपको ये जो है ना ये पक्का निगेटिव में आता। और कितना निगेटिव आता देख रहे हो, इजी, बढ़े आगे, बहुत आसान सब बात। सब क्लास मार्क अगर दे बच्चों, क्लास इंटरवल दे तो भी आपको मीन आता है। स्टेप डेविएशन मेथड भी एक होता है, बस समझा देते हैं क्या होता है। कभी कभी बच्चों शॉर्ट मेथड से यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से जो है वह फाइंड करने में अगर आपको दिक्कत हो, है ना, थोड़ा लगे कि भाई बड़ा हो रहा है, तो आप उसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड में जो हमारा ui होगा वह di अपॉन h होगा, और di तो हमारा वही डेविएशन होता है xi अपॉन एज्यूम्ड मीन अपॉन h। h क्या होता है बच्चों, विड्थ ऑफ क्लास, कि क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, 10-10 का गैप है या 20-20 का गैप है ना। और तब जाकर के बढ़ेंगे, फास्ट में निकलेंगे, एज्यूम्ड मीन है ही है a प्लस, है ना, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी कि इधर ना एक और टेबल ऐड कर देना हो, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू बच्चों विड्थ ऑफ क्लास, मतलब कि क्लास का इंटरवल। तो सबसे पहले हम आपको जरा डेटा नहीं देंगे, एग्जाम्पल भी नहीं देंगे, बस एक झलक दिखा देते हैं कि आपको क्वेश्चन वाला क्या देगा, क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल से आप क्या निकालोगे बच्चों, क्लास मार्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में एक्स आई। और क्वेश्चन वाला क्या देगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देगा, है ना। अब आपको ये चीज देगा तो आप क्लास मार्क तो अपने हिसाब से निकाल लिए, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करने वाली बात, घटा करके 2 से डिवाइड की, कितने का गैप है,
ऑलराइट ना, दोनों को ऐड करके बच्चों होते हैं बेसिकली, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको इसमें एक टेबल एक्स्ट्रा ऐड करना हो, पहला तो डेविएशन का, और उसके बाद बच्चों, और डेविएशन पता है ना, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। ये मत भूलिएगा कि अगर आपको एज्यूम्ड मीन करना होगा ना, तो क्लास मार्क्स में से आप मीन एज्यूम करो, इसमें से लेना होगा। बहुत सारे बच्चे ना फ्रीक्वेंसी को एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं ना, फ्रीक्वेंसी तो ये बता रहा है कि वो कितना बार आ रहा है, असली खिलाड़ी तो एक्स आई है, क्लास मार्क है। और उसके साथ साथ एक टेबल ड्रॉ करना होगा यू आई का, और यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच होगा। उसके साथ साथ बच्चों आपको प्रोडक्ट ऑफ एफ आई डी वाई एफ आई यू आई करना हो, और अंततः इस एफ आई यू आई को ऐड करना होगा, और इस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होगा, और फिर इस फॉर्मूला में बैठा देना है। आराम से आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी मीन निकाल लोगे। चलें, रुके तो नहीं ना इधर, क्यों बच्चों? ऐसा बहुत सारा आपको है ना क्वेश्चन सब मिलेगा देखने को। आइए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसको हम कहेंगे होमवर्क पे रखिएगा, और आप ना तीनों मेथड से बनाना, एक नॉर्मल मेथड, एक ही एग्जांपल है ना, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको शॉर्ट मेथड भी कहते हैं, और तीसरा बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों से आप बनाइएगा, आंसर तीनों से सेम आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा सर क्या आंसर। अब ये हुआ ना आपके लिए नई बात, है ना, वेटेड मीन क्या होता है। सबसे पहली बात, इस वेटेड मीन को समझो। वेटेड मीन का मतलब क्या, अगर किसी डेटा का W1 W2 डॉट 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 WN ना वेट असाइन कर दिया गया किसी x1 x2 x3 वैल्यू का, तो बच्चों उसका वेटेड मीन जो होगा ना वो बिल्कुल अर्थमेटिक मीन के जैसा होता है। लेकिन बात समझिएगा, किसी x1 का वेट डिसाइड कर दिया गया कि भाई W1 वेट है, x2 का वेट डिसाइड असाइन कर दिया गया कि भाई उसका W2 है, x3 का W3 है, xn का WN है। ये इंपॉर्टेंट है, वेट असाइन कर दिया गया, तब बच्चों वेटेड मीन इज इक्वल टू हो जाता है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस WN xn डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ WN। वेट मतलब ये हो गया, लाइक x1 के बदले ना हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं कि किसी बच्चे का फ्रीक्वेंसी जैसा ही चीज हुआ है ना, कि इतना बार आ रहा है वो, तो इतना बार आ रहा है ना, तो उतने का वेट कितना है। आई बात समझ में, फ्रीक्वेंसी जैसा ही चीज है। तो फिर बच्चों देखो, तो फ्रीक्वेंसी जैसा ही तो फॉर्मूला फील दे रहा है, बस एक नाम कर दिए कि वेटेड मीन, वेट दे दिया भाई 10 बच्चा है ना, तो 10 बच्चा का वेट जो है वह 10 kg है। आ रही बात समझ में, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को इस प्रकार से वेटेड मीन निकालने को आएगा, और उसका फॉर्मूला बिल्कुल मीन जैसा ही होगा, अर्थमेटिक मीन जैसा ही। वेटेड का वेट असाइन करने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी असाइन करना टाइप का चीज, लेकिन W1 W2 करके हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, वेटेड मीन। आइए क्वेश्चन अब देखो ना, अब यहां से आपको बेटर समझ में एक प्यारा सा क्वेश्चन कि भैया द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। वेटेड मीन आप देख के घबरा ना जाओ, बौखला ना जाओ कि ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्या आ गया। तो द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, द वेट बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर इज, बताइए। वेटेड मीन निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। क्लियर हुई बात, हाँ या नहीं?
द वेट बीइंग करस्पॉन्डिंग नंबर इज। तो सबसे पहली बात, वेट आप असाइन करोगे 1 के बदले 1, है ना। वेट सबके लिए असाइन करोगे ना बच्चों, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि हमारे को कितने फर्स्ट n नेचुरल नंबर का चाहिए। ओके, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का बच्चों, तो वेटेड मीन इज इक्वल टू हो जाएगा वेट का मतलब होता है ना फ्रीक्वेंसी का। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गए, वेट का मतलब होता है, अगर आप इस वेट को समझो तो इसका मतलब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ऑल राइट, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी आए, जैसे कि 1 के बदले, है ना, वेटेड मीन समझना इस एग्जांपल में, जैसे कि 1 हो गया हमारा x, है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 के बदले 1। फिर 2 हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2 स्क्वायर। फिर 3 हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3 स्क्वायर। फिर 4 हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 4 स्क्वायर। ऐसे करते करते अगर n है तो उसका हो गया n स्क्वायर, और नीचे में डिवाइडेड बाई क्या, W1 प्लस W2, यानी कि सम ऑफ वेट, है ना, लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। और बच्चों इसी को हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको अब पता चल गया होगा कि ऊपर तो 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है, डॉट 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 n क्यूब है, और डिनोमिनेटर में बच्चों स्क्वायर है। दोनों सीरीज आप सीक्वेंस एंड सीरीज, सॉरी, दोनों सीरीज आप सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा होगा। क्या याद है आज भी आपको कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब का मतलब क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, वेरी गुड, और स्क्वायर वाले में पता है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आ गया वो वेटेड मीन निकल गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। सबसे पहली बात बच्चों, ये हमारा होल स्क्वायर है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/2, और नीचे में 4, और तो और n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, तो n से n कट गया, n प्लस n प्लस 1 से कट गया, ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 3। क्या बचा, सबसे पहले 3 ऊपर भेज देंगे, 3n इंटू एन प्लस 1, और नीचे में क्या बचा, नीचे में 4 2 2 इंटू 2n प्लस 1। दिस इज द बच्चों वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। क्लियर हुई बात, हाँ बताइए, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी अगर आपको वेट देगा, है ना, तो आप उसकी जगह पे वो लिख देना, सिंपल सी बात। उसके बाद अगला टाइप का एक मीन होता है कंबाइंड मीन। समझना, ये भी नए नए टर्मोलॉजी हैं क्लास 11th वाले सेक्शन। कहता है इफ x डैश 1 x डैश इज मीन, इफ x डैश 1 x dash 2 be the mean of two groups having n1 and n2 term respectively। मतलब कोई n1 ग्रुप का मीन x डैश 1 है, और किसी n2 टर्म का, n2 ग्रुप का मीन जो है वो x2 है,
तो जो मीन होगा इन दोनों ग्रुप का उसी को तो कहेंगे कंबाइंड मीन। सहमत और नॉट सहमत? नाम से of their composite group given by combined mean is looks like बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। आई बात समझ में कि अगर आपका लुक्स लाइक नॉट सेक्शन फॉर्मूला तो कंबाइंड मीन समझना, ये x1 हो गया n1 ग्रुप का मीन। कोई n1 में कुछ एक दो कमरा है, एक कमरे में 10 बच्चे के पूरी खाने का मीन निकालिए, दूसरे कमरे में भी कुछ बच्चे हैं, उसका आप क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। अब आपको चाहिए दोनों कमरे में जो बच्चे बैठे हैं उसका आपको कंबाइंड मीन चाहिए, उसका मीन चाहिए, तो आप कंबाइंड मीन निकालोगे। और वो कंबाइंड मीन निकालने का वही हम आपको पहले बता रहे हैं कि अगर n1 ग्रुप का मीन x1 है, n2 ग्रुप का मीन अगर x2 है, तो बच्चों कंबाइंड मीन दोनों ग्रुप का, शॉर्टकट में आप कहोगे सर सीएम कहें, आप कह दो एएम बीएम सीएम कुछ भी, जीएम एचएम, तो कंबाइंड मीन इज इक्वल टू हो जाएगा n1 x1 का मीन प्लस n2 x2 का मीन डिवाइडेड बाय, सोचना पहले कमरे में जितने बच्चे ग्रुप में थे और दूसरे कमरे में जितने बच्चे थे उन दोनों को जोड़ दिए। आई बात समझ में? बिल्कुल बच्चा वाला ही चीज है, बस थोड़ा सा चाहो तो आप बेसिक भी कर लो और निकाल लो, लेकिन हम लोग फॉर्मूला ऐसा ही कर रहे हैं ना सबके लिए, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी डील कर। और वही कह रहा है कि अगर 2 से अधिक ग्रुप हो, 3 ग्रुप हो, 4 ग्रुप हो, 10 कमरा हो, 20 कमरा हो और हर कमरे में बच्चा बैठा हो, तो वही हर एक का मीन निकाल के n से मल्टीप्लाई करके और n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 n से डिवाइड कर देंगे। सिंपल टेक्निक्स हैं जो आपको सिंपल लेस एफर्ट में, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, नोट कर लेना। पीडीएफ भी भेज देंगे, सीख लो, समझ लो, नोट करते चलना, बनाते चलना। एग्जाम्पल एक देखो रख दिए, बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कंबाइंड मीन की। तो ये देखिए, द मीन इनकम ऑफ अ ग्रुप इज 400 रुपीज एंड अनदर ग्रुप का मीन 480 रुपीज। इफ द मीन इनकम ऑफ ऑल पर्सन of these two groups is 430 rupees, then find the ratio of numbers persons in the group। इजी और नॉट इजी सच सच बताइए, दिया है क्या क्या? बच्चों कहोगे सर ये तो बच्चा वाला मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्या करोगे? दिया क्या क्या? पहले ग्रुप का मीन दिया है, यानी कि x-1 दिया है 400, और क्या दिया है? x2 डैश दिया है, दूसरे ग्रुप का भी मीन दिया है 480, और क्या दिया है? और दोनों का कंबाइंड मीन दिया है सर। सहमत? कंबाइंड मीन दिया है जिसको हम लोग x डैश कहेंगे आज सिंपल, और वो कितना दिया है? 430 दिया है। और हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने लोग हैं उसका रेशियो। तो सिंपल बात सर, अभी अभी भी नो है ना, अभी अभी हमने जाना, क्या जाना सर? कि भैया कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 डैश डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। लो, इससे आसान अब क्या हो सकता है? सब कुछ दे ही रखा है। 430 इज इक्वल टू n1 की जगह पे n1 ही रहने देते हैं, x1 की जगह पे 400 n1 प्लस 480 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। और बड़े ही कहते हैं ना मजे से, आराम से, धीरे धीरे, दिमाग नहीं चलाना है, बस कलम चला देना है। कलम चलाते चलाते निकल गया। यहां के बाद तो चिंता नहीं होगी ना,
काय का चिंता ता चिता चिता कर देंगे सर, ऐसा 5/3 मीन्स नंबर ऑफ पर्सन इन कमरा फर्स्ट और कमरा सेकेंड 5:3। सिंपल, इजी, आसान। व्हाट इज कंबाइंड मीन एंड कहां जरूरी पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन में, दिखा। यस, और हो जाए, और हो जाए, जब होना ही है तो और हो जाए। लीजिए, सोचिए, बनाइए, इंतजार करते हैं। क्वेश्चन नहीं नोट कर, डेटा नोट करो, बनाओ, पीडीएफ भेज देंगे, कॉपी सुंदर बनाने के लिए भर लेना। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ फर्म वाज, ठीक आप करो ना, 5,200 रुपीज, that females are 4,200, the mean salary of all employees are 5,000 only, the percentage of male and female employee are respectively। तो बच्चों क्या निकालो, वही बात सर, पहले रेशियो कि कितने मेल है कितने फीमेल है, फिर रेशियो तो बच्चे का खेल है, बचपन में 5 क्लास में सीखे थे फर्स्ट टाइम, है ना प्रवीण? प्रवीण 6 में सीखा होगा, एग्री है, लेकिन है बहुत आसान। N1/N2 मीन्स रेशियो बता दीजिए मेल फीमेल का प्लीज। आज तो बच्चों अपन बेसिक में ही रह गए, कोई बात नहीं, चलेंगे, लेवल में आएंगे, लेकिन जब पढ़ाना ही था हम बोले थे स्टार्टिंग से पढ़ा देंगे ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रोफाइल वाले क्वेश्चन सबको रखने का भी कोशिश की है। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4 रेशियो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब रेशियो आप निकाल लिए तो परसेंटेज आराम से निकालिए, परसेंटेज जल्दी से। पहले क्या कह रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन फर्म, एवरेज सैलरी दे रखा है, मींस वेरी गुड प्रवीर, वेरी गुड प्यारे बच्चों, X1 दे रखा है, और क्या दे रखा है सर, X2 भी दे रखा है, X2, और क्या दे रखा है सर, दोनों का देखिए, द मीन सैलरी ऑफ ऑल द इंप्लॉइज, ऑल द इंप्लॉइज मतलब कंबाइंड मीन आपको दे दिया है प्यारे बच्चों। देखे तो सही ध्यान से कि आपको दिया क्या था, कंबाइंड मीन 5,000। तो फिर आपको N1 N2 पहले निकालना था, एंड वी नो अभी अभी जस्ट, है ना, क्या जाने हैं सर, वही कंबाइंड मीन इज इक्वल टू N1। ऐसे ये हम आपको बोल दिए ना, लुक्स लाइक बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, बट एग्जैक्टली नहीं है। देखिएगा सेक्शन फॉर्मूला में N1 के बगल में X2 होता है, बट यहां नहीं, यहां बिल्कुल ठीक है, N1 प्लस N2 और कंबाइंड मीन 5,000 इज इक्वल टू, बड़े आसानी से, हमको तो करने का भी मन नहीं कर रहा है, जल्दी से आप बता दो और हम आगे भाग जाते हैं, रोशन का बस इंतजार है। आफ्टर सॉल्विंग दीज स्टेप्स वी गॉट बच्चों N1/N2 इज इक्वल टू 4/1। ये तो हो गया सर हमारा। अब हमें परसेंटेज चाहिए कि द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इंप्लॉय देयर रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों मेल निकालने का, मेल का परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, मेल टोटल कितने निकले हैं, 4 निकले हैं N1 से, समझ रहे हैं ना, X1 है मेल का पहले, इसीलिए ये मेल की कहानी हो गई, और टोटल तो 5 है इंटू 100 80%, और फीमेल का परसेंटेज 1 है, टोटल बच्चों 5 है इंटू 100, तो पक्का 20% ही होगा ना, बिना निकाले। सहमत? आइए कुछ विशेष बात बताएं कि ये भैया अर्थमेटिक मीन का प्रॉपर्टीज समझना कुछ काम का है। क्या कहता है प्रॉपर्टीज कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएंट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। कहने का मतलब
कि अगर आप कभी ना किसी क्लास मार्क, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क्स में से अगर आप मीन घटा देते हो और उन सबको जोड़ देते हो तो 0 आ जाएगा। मतलब बात समझे कि नहीं समझे ये बताइए। और अगर फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी 0 आ जाएगा। ये है हमारा काम का बात। समझे बच्चों की एग्जाम्पल से समझाएं। पहला प्रॉपर्टीज, हाँ या ना, सिंपल देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज वेरी सिंपल, लाइक एक्स आई माइनस एक्स डैश अगर आप करोगे तो यह ऑलवेज 0 आएगा किसी भी, है ना, डेटा में। ये अर्थमेटिक मीन का प्रॉपर्टीज होता है। और तो और साथ ही साथ अगर आप फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई कर दिए, एफ आई एक्स आई कर दिए और एफ आई और मीन कर दिए और इसका भी आप सम निकाले, सबको जोड़े, तो ये भी 0 आ जाएगा। क्लियर है बात। सेकेंड प्रॉपर्टीज इज कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, है ना, फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। याद रखिए, कहने का मतलब कि ये जो हमारा एक्स आई माइनस मीन है, एक्स आई समझ रहे हैं ना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का क्लास मार्क, x1, दूसरे का x2, तीसरे का x3, इन सब में से अगर आप मीन को घटा दिए और स्क्वायर कर दिए और उन सबको अगर आप जोड़ दिए तो ये मिनिमम होगा, कम से कम होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना। ऐसा क्यों होगा ये आप बेसिक एग्जांपल से पूछ सकते हो अपने दिल से। एक छोटा सा एग्जांपल लो, उससे पूछोगे आपको बता दे। सर बेसिक एग्जांपल से कैसे? कोई भी छोटा सा डेटा लीजिए और ये जब निकालिएगा तो ये मिनिमम निकलेगा। अगला प्रॉपर्टीज कि इफ एक्स डैश इज द मीन ऑफ वेरिएंट्स लाइक एक्स आई, है ना, तो अर्थमेटिक मीन जब होगा तो वह हर क्लास मार्क में अगर आप ऐड करोगे कोई कांस्टेंट लाइक लेमडा, x1 में भी, x2 में भी, x3 में भी, तो ऑब्वियस सी बात है मीन में भी लेमडा ऐड हो जाएगा, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। और वही बात है अगला नंबर कि अगर आप बच्चों हर एक फ्रीक्वेंसी में किसी कांस्टेंट लेमडा से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो वह मीन में भी उसी लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पांचवा बात मीन के बारे में बता रहे, वो भी अर्थमेटिक मीन के बारे में। ओके, अगर आप किसी हर एक ऑब्जर्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करते हो, ए कोई कांस्टेंट, और बी ऐड कर देते हो, तो बच्चों मीन में भी आपको ए से मल्टीप्लाई करके बी ऐड करना पड़ेगा, जहां पे कि लेमडा ए भी सब कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है लेकिन बतानी जरूरी थी। अगला जेई में उठाएंगे बात, अर्थमेटिक मीन इज, हाँ हाँ बिल्कुल 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 वही बात है, लेकिन अब ना हमारे दिमाग में जब मीन आया, अर्थमेटिक मीन आया, तो अब डेटा अलग टाइप से आया। अब डेटा का अर्थमेटिक मीन कि उसका वेट इतना, उसका वेट इतना, उसका वेट इतना, इतना बड़ा डेटा, उसका अर्थमेटिक मीन, है ना, उसका हाइट इतना, उस डेटा का, तो उसका अर्थमेटिक मीन पॉइंट ऑफ व्यू से अब देख रहे हैं। अर्थमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ एज्यूम्ड मीन। सिंपल सी बात है, दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन एज्यूम्ड मीन। वही जैसा हम आपको बोले थे कि आप मानने की बात, उस पूरे एक्स आई में से x1 को, x2 को, x3 को, x4 को, xn को, किसी को भी अगर आप एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही बता दिए थे, आंसर सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई कई बार इसी बातों से उठ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। ज्योमेट्रिक मीन बच्चों बिल्कुल जीएम पढ़े थे ना, वैसा ही अगर हमारा कोई डेटा है x1, x2, x3, n पॉजिटिव वैल्यू है और उसका ज्योमेट्रिक मीन g है,
तो वह क्या होगा पता ही होगा आपको, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, बोले थे ना, x1 मल्टीप्लाई x2, है ना। अर्थमेटिक मीन में जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, हाँ, लेकिन वहां आपने 2 ही ऑब्जर्वेशन के लिए दे। यहां लो भाई, अगर n ऑब्जर्वेशन है तो इसका पावर 1/n चढ़ जाएगा, सिंपल। आपने देखा था कि अगर x1 x2 का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो x1 x2 अपॉन 1/2, और इसी 2 को हम लोग बोलते थे ना am इज ग्रेटर देन gm। रुको याद दिलाते हैं, हम लोग बोलते थे am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, बहुत बार यूज किए तो बोलते गजब की बात होती है बच्चों। फॉर एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू, अगर 2 रियल वैल्यू है तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन a प्लस b/2, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। और यही फॉर्मूला दिए थे ना कि a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इसको अल्जेब्रिकली भी प्रूफ किए थे, है ना, अलग तरीके से भी प्रूफ किए थे। a प्लस बी के होल स्क्वायर हमेशा बड़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्लियर हुई बात बच्चों, हाँ या ना। अब इसी चीजों को एंटीलॉग के चक्कर में अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हो, अब इसी चीजों को आप क्या करो ना, इस 1/2 को, 1/2 वाला तो हम आपको समझा दिए, इस 1/n को आप बाहर रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सर ये g है ना, इसको g मान रहे हैं इस ज्योमेट्रिक मीन को, तो आप सर बोथ साइड लॉग लगा दो, सिंपल अलजेब्रा। तो जैसे ही बोथ साइड लॉग लगेगा तो ये पावर बाहर भागेगा 1/n, और आप क्या बोलोगे, लॉग, है ना। पहले इधर दिखा देते हैं बच्चों थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक पेज इंसर्ट करके हम आपको ये छोटा सा मैथमेटिक्स दिखाते हैं। मान के चल लीजिए x1 x2 x3 डॉट 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 xn है, तो आप तो ये जान रहे हो कि उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। x1 x2 x3 इन सभी चीजों का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, आप कैसे निकालो, तो सिंपल सर, ज्योमेट्रिक मीन g इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई डॉट 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 xn, टोटल n ऑब्जर्वेशन है ना, इसीलिए इसका मध्य चढ़ जाएगा 1/n। अब सर ये पावर ना हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टेक बोथ साइड लॉग, टेक बोथ साइड लॉग। जैसे ही लेंगे तो ये बन गया सर log g इज इक्वल टू बच्चों log x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn का पावर 1/n, और ये 1/n बाहर भागा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, और ये x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3, लालच फॉर्मूला, भाई तुमको हम एक लॉग देंगे, इस x1 को पूछें, इसको भी बोले तुमको भी एक लॉग देंगे, तुमको भी एक लॉग देंगे, तुमको भी एक लॉग देंगे, क्या प्लस में आ जाओगे, बोला हाँ हाँ जरूर। तो लालच फॉर्मूला जो आप याद रखते हो, log x1 प्लस log x2, प्रॉपर्टीज याद है ना बच्चों, प्लस log x3 डॉट 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 log xn। अब कहोगे सर ये तो log x1 log x2 ये सब का तो जोड़ है, हम बोले यस बच्चों, दिस इज द समीशन ऑफ log xi, i की जगह पे 1 से लेकर के n तक यहां पे पुट कर देते। और ये सर आप ना, आपको निकालना था ज्योमेट्रिक मीन, और आप निकाल लिए log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हम बोले अच्छा यहीं तक रहने दो, ये एक वैल्यू ही आएगा ना, ये एक नंबर ही आएगा ना, log का लाठी गिरा देना, कहो सर अभी गिराओ ना, अभी गिराओ ना, अच्छा लगेगा, यही कह रहे हो रोशन, अभी ही गिराओ ना, तो अभी गिराएंगे तो g इज इक्वल टू लॉग का उल्टा एंटी लॉग, गिर गया लाठी, सहमत। लेकिन हम कहेंगे लाठी क्या का गिराना, वो एक वैल्यू के साथ गिराएंगे,
फिर भी अगर नहीं, हमें अभी अगर गिराना हो तो log इज इक्वल टू उल्टा ना, एंटी लॉग ऑफ 1/n का पावर, कोई भी बेस ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, उसका इंपॉर्टेंस नहीं होगा, होगा तो क्वेश्चन में स्पेशली आएंगे। क्लियर? यही बच्चों रिजल्ट लिखा हुआ है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन फॉर n पॉजिटिव वैल्यू का, n पॉजिटिव वैल्यू का, है ना। आ गया। अब अगर बच्चों आपका ना मजेदार बात समझना, दूसरा कि अगर अब ना फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाए, यानी कि x1 जो है ना वो f1 टाइम्स हुआ, x2 जो है ना वो f2 टाइम्स हुआ, x3 जो है ना वो f3 टाइम्स हुआ, ऐसे करते करते xn ना fn टाइम्स हुआ, तब सर इसका ज्योमेट्रिक मीन, तो भाई वो उतना बार हुआ है तो उतना पावर चढ़ जाएगा ना। ये देखो x1 का पावर f 2 बार हुआ तो पावर 2, क्योंकि उतना बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे अच्छा है भाई उसका पावर चढ़ा दो। x1 मतलब कि 5 जो है वह 3 बार आया, तो 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इससे ज्यादा बेटर बात 5 का पावर 3 कर दो। वही तो, इसका पावर f1, इसका पावर f2, इसका पावर f3 डॉट डॉट डॉट, और टोटल सर n, और n क्या है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फिर जाकर के हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल इसको आप ट्राई टू प्रूफ करना, बनाना पूरा लिख के, एक डेटा भी ले लेना अपने मन से छोटा सा प्यारा सा, जो हमने अभी तक क्वेश्चन में दिया था ना उसका, क्या आंसर तो सबका आ रहा था, तो ये भी डेटा का आएगा, तो इसका भी आप एक ले लेना। और तब जाकर के बच्चों आपको एक बात और बताना कि अगर हमारा G1 G2 ज्योमेट्रिक मीन है दो सीरीज का, एक N1 का G1 है और N2 का G2 है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वह कंबाइंड सीरीज का, दोनों सीरीज को अगर कंबाइंड करके कहें कि भाई ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो वो हो जाएगा पहले वाले का ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाइड विथ जस्ट लाइक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, लेकिन वहां ऐड होता है और यहां पे बच्चों मल्टीप्लाई हो गया, याद रखना। क्लियर है? थोड़ा सा यही सब चीजें जो आपको ध्यान रखना होगा ना, क्वेश्चंस बनाने होंगे ना, और तब जाकर के हम आपसे ये प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आप हंसते हंसते बता दोगे इसका आंसर। सर इसका ज्योमेट्रिक मीन तो बहुत आसान हो गया, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? कहिए। टोटल n ऑब्जर्वेशन, कहोगे सर ये जीपी में है, जीपी में है, बोले रहने दो, है ना, पहले तो आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो सर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, बच्चा वाला तरीका करे या फॉर्मूला? बच्चा वाला तरीका बेस्ट है, फॉर्मूला तो बस उसी रिजल्ट को जनरलाइज करने के लिए। तो बच्चा वाला तरीका क्या सर? यही 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई 2 का पावर n। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं? टोटल गड़बड़ा गया, प्रवीण गलत कर गए, मजा आ गया, पीटेंगे पकड़ के सामने रहते तो। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? n ऑब्जर्वेशन है या n+1? हाँ यही हम कह रहे थे कि गड़बड़ा गया, पकड़ के पीटेंगे सामने रहते तो n+1 पावर में भागेगा ना बच्चों, हाँ या ना कहिए। और थोड़ा सा और मैथमेटिक्स करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा वी कैन राइट 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 डॉट 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 2 का पावर n का पावर 1/n। और जब आपको पता होगा कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो वी कैन ऐड द पावर्स, है ना, ऐसे। देखे क्या? तो ये हो गया 2 का पावर 1 से लेकर के n तक, वी कैन राइट n इंटू n+1/2, और इसका पावर फिर बच्चों मल्टीप्लाई हो गया 1/n+1। छाया छाया नहीं छाया दिमाग में, बताइए।
और ये इससे कट गया तो वी कैन गॉट बच्चों 2 का पावर n/2 इज योर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस डेटा। सहमत? हाँ या ना? था आसान? बनाइएगा, मजे कीजिएगा इस क्वेश्चन के साथ होमवर्क में। सबकी अपनी अपनी खासियत, ठीक है। पहला दिन थोड़ा आसान लगता है, मजा आता है ना? अगला दिन से और मजा आता है, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अगले दिन और हार्मोनिक मीन और भी चीजों के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। मन करे तो सीट्स वगैरह बनाइएगा, कहिएगा तो भेज देंगे। RS अग्रवाल NCERT और कुछ असाइनमेंट वगैरह। ओके बाय, तब तक।